काल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष का सबसे खूबसूरत और सबसे चंचल ग्रह जो आपके मन को, आपकी सोच को प्रभावित करता है, उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा अगर खुश है, चंद्रमा अगर बढ़िया है कुंडली में, तो गजब हो जाता है। व्यक्ति अपनी मन की ताकत से जीवन की हर उपलब्धि को पा जाता है। लेकिन कहीं ये चंद्रमा चौपट हुआ, कहीं ये चंद्रमा खराब हुआ, तो क्या होता है? आज बात करेंगे चाल चक्र में कुछ खास इसी चंद्रमा के बारे में। क्या बात करेंगे आज चाल चक्र में बात करने वाले हैं चंद्रमा का आपके जीवन में महत्व क्या है। चंद्रमा के तमाम निगेटिव योग होते हैं, तमाम समस्याएं होती हैं चंद्रमा की, जो आपके जीवन को निगेटिवली, नकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। और ये तमाम नकारात्मक योग कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, और इन नकारात्मक योगों से निपटने का तरीका क्या है, आज ये तमाम बातें करेंगे। इसके अलावा रोजाना की तरह आपकी राशियों की भविष्यवाणी होगी और आज के शुभ पहर की भी चर्चा करेंगे। तो बात होगी चंद्रमा के उन योगों की जो आपके जीवन में निगेटिविटी पैदा करते हैं, जो आपके जीवन में समस्याएं ले आते हैं। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। आज तिथि है चैत्र शुक्ल द्वादशी। एकादशी अभी हमने कल ही मनाई है, तो आज है चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। आज का नक्षत्र होगा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा आज सिंह राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा किसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा। चंद्रमा की प्लेसमेंट से हम ये अनुमान लगाएंगे कि आपका दिन कैसा जा सकता है। राहु काल का जो समय होगा, इसमें कोई नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। वो समय होगा सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा ना करें। लेकिन मान लिया मजबूरी है, यात्रा करना जरूरी है, तो ऐसी दशा में भगवान का स्मरण करके और थोड़ी सी मिश्री खा के अगर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में कहते हैं दधि शंख तुषाराभम क्षीरो दारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। अर्थात जो शंभु भगवान शिव के मुकुट का आभूषण है, ऐसे चंद्रमा को मेरा प्रणाम है। अकेले चंद्रमा को नहीं, ऐसे चंद्रमा को जो शिव के मस्तक का आभूषण है। और चंद्रमा की ताकत भी इसीलिए है क्योंकि वो शिव के मस्तक पर विद्यमान है। क्या है चंद्रमा की भूमिका, क्या है चंद्रमा का महत्व? देखिए, नवग्रहों में सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रह होता है उसका नाम है सूर्य। सूर्य का मतलब ज्योतिष का प्राण, ज्योतिष की आत्मा, सौर मंडल का स्वामी भी सूर्य है। सूर्य के बाद ज्योतिष में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, उसका नाम है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना आप कोई गणना कर ही नहीं सकते। चंद्रमा के बिना आप राशि नहीं जान सकते, चंद्रमा के बिना आप नक्षत्र नहीं जान सकते, चंद्रमा के बिना दशा, महादशा, अंतरदशा नहीं जान सकते। इसीलिए चंद्रमा का ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, या यूं कह लें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान है। सूर्य के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह अगर कोई गणना के लिए है एस्ट्रोलॉजी में, तो उसका नाम है चंद्रमा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा होता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति का स्वामी, ग्रेविटेशनल फोर्स का मालिक। अगर कोई ग्रह है तो वो चंद्रमा है। और सारी पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है। पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से बना हुआ है, तो पृथ्वी के 2/3 हिस्से को जो ग्रह रेगुलेट कर रहा है, यानी आप ये कह लें कि आपकी पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से को जो रेगुलेट कर रहा है वो कौन है? चंद्रमा है। और मानव का शरीर 70% जल से बना हुआ है, तो हमारा 70% जीवन भी कौन रेगुलेट कर रहा है? चंद्रमा कर रहा है। तो पृथ्वी और हम दोनों ही मोटे तौर से ज्यादातर चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। मानव का मन यानी हमारा मन, हमारी भावनाएं,
हमारा इमोशन, ये दोनों ही मामला चंद्रमा का होता है। हमारा मन कैसा होगा, हमारे इमोशन की स्थिति कैसी होगी, ये दोनों ही चीजें चंद्रमा के पास होती हैं और ये दोनों ही चीजें चंद्रमा से रेगुलेट होती हैं, चंद्रमा से चलती हैं। अगर चंद्रमा को नियंत्रित किया जा सके, अगर आप चंद्रमा को कंट्रोल कर सकें, तो निश्चित रूप से मानसिक दशा से अपार मजबूती पा सकते हैं। हालांकि चंद्रमा को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मन पर काबू पाने के लिए तपस्या करनी होती है। लेकिन फिर भी कुछ उपायों के जरिए, कुछ प्रयोगों के जरिए, कुछ कोशिश करके हम अपने मन को बहुत हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। और जब हम अपने मन को बहुत हद तक कंट्रोल कर पाते हैं, तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलों से निकल भी पाते हैं। चंद्रमा को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव की आराधना की जाती है। देखिए, ग्रहों की पूजा करिए, आपकी इच्छा है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन याद रखिए, ग्रहों की अपनी कोई हैसियत नहीं होती। ग्रहों के पीछे जो सत्ता है, जो चेतना है, वो ईश्वर की है। इसीलिए जब आप तारक ब्रह्म के सबसे बड़े स्वरूप भगवान शिव की शरण में जाते हैं, तो चंद्रमा क्या, मंगल क्या, राहु क्या और बृहस्पति क्या, कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते कि आप भगवान शिव की शरण में चले जाएं। तो बेहतर यही है कि अगर चंद्रमा समस्या दे रहा है, तो देवाधिदेव महादेव की आराधना करें। चंद्रमा का संबंध होता है पेट के साथ, हृदय के रोग के साथ, खासतौर से जिनको पल्पिटेशन की प्रॉब्लम होती है, या जिनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, चंद्रमा होता है इसके पीछे। नींद की समस्या होती है, जिनको आलस से बहुत होता है, जिनकी मानसिक स्थिति में लगातार गिरावट होती है, मन की समस्या परेशान करती है, जिनको फूलों की सुगंध बहुत प्रिय है, जिनको फ्लावर्स से बहुत लगाव है, जिनको सुगंध से बहुत प्रेम है, जिनके पास चांदी का बहुत स्थान होता है, जो चांदी बहुत सारी रखते हैं अपने पास, गन्ना, शुगर केन, जिनका संबंध शुगर केन से है, जिनके पास माता की कृपा मौजूद है, और जो लोग जल की यात्राएं बहुत करते हैं, ऐसे तमाम चीजों के पीछे हमेशा ही चंद्रमा होता है। अगर हम सूर्य को राजा समझते हैं, तो चंद्रमा को कहीं कहीं पर क्वीन कहते हैं, क्वीन मून भी कहते हैं। यानी अगर कोई ग्रह आपको शासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में ले जाता है, तो वो सूर्य है, और अगर कोई ग्रह आपको सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे एडमिनिस्ट्रेशन में ले जाता है, तो उसका नाम है चंद्रमा। तो एक ग्रह जो शासन में ले जाता है वो सूर्य है, और दूसरा ग्रह जो शासन में ले जाता है वो चंद्रमा है, वो मून है। तो चंद्रमा के पास बड़ी सारी चीजें हैं, लेकिन दो चीजों की बात हमेशा याद रखिए। जीवन में या पृथ्वी पर जो मैक्सिमम जल का हिस्सा है, जो वाटर है, जल है, वो चंद्रमा का है। और आपका जो मन है, आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो इमोशंस हैं, वो किसके पास हैं? चंद्रमा के पास हैं। पूछा जाता है कि भाई भावना कहाँ पैदा होती है, तो भावना पैदा होती है जल में, वाटर में। हम रोते हैं तो क्या होता है? आंख से आंसू गिरता है। हम खुश होते हैं तो क्या होता है? आंख से आंसू गिरता है। हम आनंद में होते हैं, आंसू झरझर झरझर गिरने लगते हैं, क्योंकि जल का मामला है ना, और मामला है मन का, मामला है भावना का, तो मामला है चंद्रमा का। तो चंद्रमा आपकी भावनाओं को रेगुलेट कर रहा है, आपके जल तत्व को रेगुलेट कर रहा है, इसके अलावा बहुत सारी चीजों को रेगुलेट कर रहा है, जो कि हमने समझा। अब ये समझते हैं कि चंद्रमा की समस्याएं क्या हैं। हर ग्रह के, हर चीज के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो चंद्रमा के अच्छे पहलू तो हमने जाना, आनंद के आंसू भी चंद्रमा देता है और दुख के आंसू भी चंद्रमा देता है। चंद्रमा की समस्या क्या क्या है? चंद्रमा अगर गड़बड़ हो तो क्या क्या मुश्किल देता है भाई, आइए समझते हैं। चंद्रमा व्यक्ति के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव डालता है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है। आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आपकी मेंटल स्टेट कैसी होगी, ये बात चंद्रमा से हम कंट्रोल करेंगे। आपकी मनोदशा को हम चंद्रमा से समझने की कोशिश करेंगे। आपका मन कैसा है, आपकी मन की अवस्था कैसी है, ये बात हम चंद्रमा से जान सकेंगे, चंद्रमा से समझ पाएंगे। जिसको आप ब्लड के प्लेटलेट्स कहते हैं, जिसको आप रक्त कणिकाएं कहते हैं, वो चंद्रमा से कंट्रोल होती हैं। आपके हार्मोन्स की समस्या भी चंद्रमा से कंट्रोल होती है। आपके शरीर के केमिकल्स, आपके शरीर के रसायन भी चंद्रमा से कंट्रोल होते हैं। ये तमाम चीजें चंद्रमा के पास हैं, और ये तमाम चीजें चंद्रमा से ही नियंत्रित होते हैं। चंद्रमा के कमजोर होने पर व्यक्ति को विभिन्न तरह की व्याधियां पकड़ लेती हैं, विभिन्न तरह की समस्या हो जाती है, और ज्यादातर जो समस्या होती है वो वास्तविक नहीं होती। ज्यादातर जो समस्या होती है वो मन की होती है। चंद्रमा मन सो जायतः, चंद्रमा मन से जन्म लेता है। इसीलिए चंद्रमा कमजोर हो, चंद्रमा खराब हो, चंद्रमा की समस्या हो, तो ज्यादातर समस्या होती है मन की।
चंद्रमा के कुछ ऐसे योग होते हैं जिससे व्यक्ति को विभिन्न तरह की समस्या हो जाती है, अलग अलग तरह की समस्या होती है। लेकिन जैसा मैंने ज्यादातर कहा कि चंद्रमा के चौपट होने पे ज्यादातर समस्याएं, ज्यादातर दिक्कतें जो होती हैं ना, वो मन की होती हैं। अब अगर मन की समस्या होगी तो आपको जीवन में सुख का अनुभव नहीं होगा। आप लाख प्रयास कर लें, आप लाख कोशिश कर लें, आप जीवन में स्थिर नहीं हो पाएंगे। आप स्थिर भी नहीं होंगे, आपको सुख का अनुभव नहीं होगा, आपका मन बार बार परेशान रहेगा, मन आपका बेचैन रहेगा। तो भैया जब मन ही खुश नहीं रहेगा तो मानव तो मन से ही बना हुआ है ना, मन का अवयव, मन का पार्ट है मानव। जो मन से बनता है वो मानव, किसका मन? भगवान का, ईश्वर का जो मन है उससे निर्माण होता है मानव का, और मानव का जो मन है उससे निर्माण होता है चंद्रमा का। तो सारा खेल मन का होता है। इसीलिए चंद्रमा के चौपट होने से आपका खुद का मन बिगड़ जाता है, आपका खुद का मन खराब हो जाता है। तो चंद्रमा की विभिन्न तरह की समस्या है जो हमारे जीवन पर असर डालती हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। पहले समस्या की बात करें, चंद्रमा की पहली समस्या का नाम है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग चंद्रमा की पहली समस्या है। क्या होता है केमद्रुम योग? कुंडली में चंद्रमा के अगल बगल, जहां चंद्रमा कुंडली में बैठा है, उसके राइट साइड में, उसके लेफ्ट साइड में कोई ग्रह अगर ना हो और चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो तो जो योग बनता है उसका नाम है केमद्रुम योग। चंद्रमा पर कोई ग्रह देख न रहा हो और चंद्रमा के अगल बगल कोई ग्रह न हो तो इसको कहते हैं चंद्रमा का केमद्रुम योग। इसको चंद्रमा का मोस्ट निगेटिव कॉम्बिनेशन मानते हैं कि चंद्रमा का सबसे बुरा योग है। क्या होता है? ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग हो जाते हैं या घनघोर मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। कभी कभी चंद्रमा के आइसोलेट होने से, चंद्रमा के कमजोर होने से या चंद्रमा के केमद्रुम योग में होने से व्यक्ति को एपिलेप्टिकल प्रॉब्लम होती है, जिसको आप मिर्गी भी कहते हैं। कभी कभी एपिलेप्सी जैसी समस्या, दौरे पड़ने जैसी प्रॉब्लम भी होती है अगर चंद्रमा केमद्रुम योग में हो, चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो या चंद्रमा के अगल बगल कोई ग्रह न हो। तो मान लिया चंद्रमा ने आपको बख्श दिया, आपको एपिलेप्टिकल प्रॉब्लम नहीं हुई, आपको मानसिक दिक्कत नहीं हुई, तो ऐसी दशा में देखा गया है कि व्यक्ति को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। ऐसी दशा में व्यक्ति घनघोर रूप से दरिद्र होता है, घनघोर रूप से निर्धन हो जाता है। धन को लेकर खूब उतार चढ़ाव होते हैं। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, जिनकी कुंडली में केमद्रुम योग होता है, ऐसे लोगों को धन को लेकर बड़ी सारी मुश्किलें आती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि चंद्रमा अगर बुरा है, केमद्रुम योग में है और चंद्रमा की दशा चल रही हो तो व्यक्ति एक एक पैसे को मोहताज भी हो जाता है। बहुत मुश्किल होती है। यानी अगर केमद्रुम योग है तो या तो आप मानसिक रूप से परेशान होंगे या तो आप आर्थिक रूप से बुरी तरह परेशानी के रास्ते पर चलेंगे। क्या करना चाहिए? क्या उपाय करें? बहुत सरल सा उपाय है। रोज सुबह स्नान करके भगवान शिव के सामने बैठना है आपको। सुबह स्नान कर लें, भगवान शिव के सामने बैठें और रुद्राक्ष की माला से एक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम चंद्रशेखराय नमः। ओम चंद्रशेखराय नमः। इस मंत्र का 3 माला अर्थात 108 गुणे 3 बार इस मंत्र का जप करेंगे तो चंद्रमा की जो पीड़ा है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी और भगवान शिव से केमद्रुम योग भंग करने की प्रार्थना करेंगे। देवाधिदेव महादेव तारक ब्रह्म हैं और उनके ही बस का है कि आपको जीवन के कष्टों से निकाल सकें। ये ताकत, ये सत्ता और किसी के पास मौजूद नहीं है। तो जब मंत्र जप कर लेंगे तब आप प्रार्थना करेंगे कि आपकी कुंडली का केमद्रुम योग भंग हो जाए और ऐसा लगातार 9 दिन तक करें तो जल्दी राहत मिलेगी। और करना चाहें और करें, लेकिन कम से कम 9 दिन तक लगातार भगवान शिव की उपासना करने से और शिव मंत्र का जप करने से जो केमद्रुम योग की स्थिति है वो निश्चित रूप से भंग होगी। केमद्रुम योग दूर होगा तो मानसिक स्थिति भी आपकी इंप्रूव करेगी और जो आर्थिक समस्या से आप जूझ रहे हैं वो भी ठीक होगा। लंबे समय तक करें तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम लगातार 9 दिन तक ये प्रयोग आप जरूर करेंगे ताकि इस तरह की जितनी भी मुश्किलें आपके जीवन में हैं केमद्रुम योग से जुड़ी हुई वो निश्चित रूप से दूर हो जाए। चंद्रमा की दूसरी समस्या क्या है? चंद्रमा की दूसरी समस्या है ग्रहण योग। अब ग्रहण के बारे में तो आप जानते हैं ना भाई, जब पूर्णिमा होती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, जब अमावस्या होती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 2 स्थितियां बनती हैं जिसमें से चंद्र ग्रहण का कॉम्बिनेशन कभी कभी कुंडली में भी बन जाता है। कैसे बनता है, क्या करता है भाई?
चंद्रमा मन का स्वामी होता है। आपको लगातार हम बता रहे हैं कि आपके मन के पार्टिकल्स को प्रभावित करता है। आपका जो मन है ना, वो भी बहुत सारे अणुओं परमाणुओं से बना हुआ है। मन आपको दिखाई देता हो या ना देता हो, लेकिन मन बहुत ज्यादा गतिमान है, मन बहुत चैतन्य है। ऐसा नहीं है कि मन कोई मुर्दा वस्तु है, नहीं, मन बहुत ज्यादा एक्टिव है। इस दुनिया में मन से ज्यादा ताकतवर और मन से ज्यादा तेज चलने वाली चीज बनी ही नहीं आज तक। तो चंद्रमा चूंकि बहुत फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है, इसीलिए हम चंद्रमा को मन के साथ जोड़ते हैं। चंद्रमा मन का स्वामी होता है और मन को प्रभावित करता है। जब भी चंद्रमा दूषित होता है, आपको बताया मैंने कि मन और मन की समस्याएं व्यक्ति को खूब परेशान करती हैं। मन की समस्याएं परेशान करती है, एक्चुअल तो कुछ खास नहीं करती, लेकिन मानसिक समस्या खूब परेशान करती है। चंद्रमा को अगर हम दूध मान लें, क्योंकि चंद्रमा को कहते हैं दूध, तो चंद्रमा को सबसे ज्यादा दूषित करता है राहु। अगर चंद्रमा दूध है तो राहु मक्खी है। दूध कितना भी महंगा क्यों ना हो, कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, मक्खी गिर जाएगी, आप नहीं पिएंगे। अर्थात चंद्रमा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर राहु से दूषित हो गया तो चंद्रमा की जो क्वालिटी है, चंद्रमा की जो ताकत है, वो नष्ट हो जाती है। अगर राहु और चंद्रमा एक साथ कुंडली में बैठे हैं तो इसको शुद्ध रूप से हम ग्रहण योग कहेंगे। चंद्रमा के साथ केतु बैठा हो, चंद्रमा के साथ शनि बैठा हो, तो ये ग्रहण योग नहीं है। चंद्रमा के साथ जब राहु बैठेगा, चंद्र राहु कुंडली में एक साथ होंगे, तभी ग्रहण योग बनेगा। और अगर ग्रहण योग होगा तो आपको मन की और कल्पना की समस्याएं परेशान करेंगी। आपको मानसिक समस्या भी होगी, आपको कल्पना की समस्या भी होगी, और ये समस्याएं निरंतर आपको परेशान करती चली जाएंगी। क्या करना चाहिए? अगर मान लिया कुंडली में ग्रहण योग है तो क्या करेंगे? देखिए स्क्रीन पर क्या करेंगे। सुबह सुबह स्नान करिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए, भगवान शिव के सामने बैठिए और भगवान शिव का मंत्र है ओम आशुतोषाय नमः। आशु का मतलब होता है जल्दी, तोष का मतलब होता है तुष्ट होने वाला, प्रसन्न होने वाला। तो जो जल्दी प्रसन्न हो जाए वो कौन है? वो है भगवान शिव, आशुतोष। तो भगवान शिव का मंत्र जपेंगे ओम आशुतोषाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करेंगे और जप करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि आपकी कुंडली का ग्रहण दोष भंग हो जाए। इसके बाद अगर आप कर सकें, अफोर्ड कर सकें, तो सफेद वस्तु का दान करेंगे, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, बताशा है, मिश्री है, नारियल है, सफेद चीज का दान करेंगे। और ये प्रयोग हर सोमवार को करेंगे। दान देने की बाध्यता नहीं है, अगर आप दान नहीं दे पाते कोई बात नहीं, लेकिन जो भगवान का मंत्र है, भगवान शिव का ओम आशुतोषाय नमः का, ये मंत्र आपको सोमवार के सोमवार शिव जी के सामने बैठकर पढ़ना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि जीवन की तमाम मुश्किलें जो मन से जुड़ी हुई हैं, जो ग्रहण से जुड़ी हुई हैं, वो दूर हो जाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने चंद्रमा के 2 योगों के बारे में, अर्थात चंद्रमा की 2 समस्याओं के बारे में बात की और यह भी समझने की कोशिश की कि भाई उन चंद्रमा की समस्याओं से निपटें कैसे उन समस्याओं को दूर करें। बात करेंगे चंद्रमा के तीसरे समस्या की, लेकिन उसके पहले जानते हैं कि आखिर अब हम चाल चक्र में किन विषयों पर बात करने वाले हैं। चाल चक्र में अब बात होगी नीच के चंद्रमा के बारे में, डेबिलिएटेड मून के बारे में, कि आखिर चंद्रमा जब नीचस्थ होता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं और उससे निपटने के उपाय क्या हैं। राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी। आज का शुभ पहर आप जानेंगे और शुभ पहर में किस उपाय से लाभ होगा, ये जानकारी भी हम आपको देंगे। तो चलिए पहले यही समझते हैं कि अगर कुंडली में चंद्रमा नीच का हो तो क्या समस्या पैदा होती है और उस समस्या से निपटने का सरल रास्ता दरअसल क्या है। देखिए, कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। जहां पर कुंडली में 8 नंबर लिखा हो, अगर वहीं बगल में चंद्रमा भी लिखा हो तो उसका मतलब है कि चंद्रमा आपका नीच का है, चंद्रमा आपका डेबिलिएटेड है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा नीच का होता है, जब चंद्रमा वृश्चिक में होता है, तो मन संवेदनशील हो जाता है। चंद्रमा मन का स्वामी है ना, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। जिन लोगों की राशि वृश्चिक होती है, अमूमन 90% लोगों को आप देखेंगे कि वो मेंटली बहुत सॉफ्ट होते हैं। पुरुष हैं तो स्त्री स्वभाव के होते हैं और स्त्रियां हैं तो घनघोर इमोशनल होती हैं, क्योंकि मन जो है ना बड़ा सेंसिटिव हो जाता है, दूसरों के दुख से दुखी होता है और दूसरों की प्रसन्नता से आनंद में आता है। तो चंद्रमा अगर नीच का होगा तो मन सेंसिटिव होगा, और अगर ज्यादा सेंसिटिव हो गया तो हार्मोन्स की समस्या होगी और कभी कभी अवसाद अर्थात डिप्रेशन की समस्या भी हो जाती है।
जीवन में कभी ना कभी, जिनकी राशि वृश्चिक है उनसे पूछ के देखिए, जीवन में कभी ना कभी उनको गहरी भावनात्मक चोट लग जाती है। कभी ना कभी जीवन में एक ऐसी दौर से गुजरना होता है, एक ऐसी स्थिति से गुजरना होता है जहां वो इमोशनली बुरी तरह परेशान होते हैं। ये माता के सुख में भी कमी करता है, या तो माता होती नहीं, और अगर माता होती है तो माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। नीच का चंद्रमा माता के सुख में भी पर्याप्त मात्रा में कमी करता है, माता की आयु घटा देता है, माता की सेहत बिगाड़ देता है, माता के सुख में निरंतर कमी कर डालता है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि जब चंद्रमा नीच का होता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से इतनी तकलीफ में आ जाता है कि प्रचंड वैराग्य की तरफ चला जाता है। जीवन का सच क्या है, जीवन का सत्य क्या है, जीवन आखिर है क्यों, मरण क्या है, जीवन मृत्यु के बीच का हिस्सा क्या है, इसको जानने के लिए भागने लगता है। इसीलिए प्रचंड वैराग्य की ओर भी चला जाता है। चंद्रमा जब नीच का होता है तो ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति जीवन में ईश्वर की उपलब्धि की तरफ डाइवर्ट होता है और बाकी जीवन के हर सुख का अनुभव करने में असमर्थ हो जाता है। खाना खाने में, घूमने फिरने में, आनंद लेने में रहता सब में है, लेकिन जो उसके लिए परम सुख का रास्ता होता है वो सिर्फ ईश्वर का रास्ता होता है। क्या करना चाहिए? देखिए, चंद्रमा के नीच के होने को हम बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि भाई अपने को बहुत मानसिक पीड़ा उठानी पड़ती है। हम जीवन के सत्य को जाने, सत्य के मार्ग पर चलें, ईश्वर की उपलब्धि करें, बड़ी सुंदर बात है, लेकिन अपने मन की कीमत पर नहीं। कम से कम मन को तो मजबूत रखें। क्या करेंगे? भगवान शिव को अपनी आयु के बराबर, अपनी उम्र के बराबर सफेद फूल अर्पित करें। अब मान लिया सफेद फूल नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसी दशा में सोमवार के दिन भगवान शिव के सामने नहाकर बैठें और मानसिक रूप से सफेद फूल बनाएं, खासतौर से सफेद कमल का फूल, और वो भगवान शिव को मानसिक रूप से आप अर्पित करते जाएं। मान लिया आपकी उम्र 36 साल है तो 36 सफेद फूल, वास्तविक हो तो भी और काल्पनिक हो तो भी, आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे। और अर्पित करने के बाद जो भगवान शिव का बेसिक मंत्र है, मंत्र देखिए, मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करेंगे। जब जप कर लेंगे तब आप शांति से बैठकर ओम का यथाशक्ति उच्चारण करेंगे। कैसे करेंगे? ओम शब्द का यथाशक्ति चैन से, आराम से बैठकर उच्चारण करेंगे। और यह प्रयोग पूर्णिमा की रात को करें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो हर सोमवार को सुबह या रात में, जब भी आप मौका निकाल पाएं, हर मंडे को सुबह या रात में करें और साथ में पूर्णिमा पर भी जरूर करें। अगर यह उपाय किया जाए तो पक्की तौर पर मान के जानिए, पक्की तौर पर मान के चलिए कि जो चंद्रमा नीचस्थ है, जो चंद्रमा की वजह से मन की समस्या आपके जीवन में है, ये तमाम समस्या दूर हो जाएंगी। तो चंद्रमा की विविध समस्याएं जीवन में जरूर हैं, लेकिन समाधान सिर्फ एक है, वो है देवाधिदेव महादेव। चलिए राशियों पर डालते हैं नजर और समझते हैं कि आज का दिन आपका कैसा जा सकता है। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों को आज सरदर्द की समस्या हो सकती है, जरा सा इसका ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपके पास अर्निंग थोड़ी कम है, आज आय आपका कम है मामला, और व्यय आपका ज्यादा है, यानी आज अर्निंग कम है, खर्चे ज्यादा दिख रहे हैं, ये संभावना बन रही है। लेकिन अगर कोई मुश्किल आती है तो आज आपको आपके पिता का सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई देगा। पिता का सहयोग आपको यकीनन प्राप्त होगा। शुभ रंग आज के लिए आपका सफेद होगा और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 66%। वृष राशि, परिवार में माहौल आज अच्छा रहेगा, आज आनंद की मुद्रा में रहेंगे, चीजें बड़ी सुंदर सी दिखाई देंगी। अगर अविवाहित हैं तो शादी आपकी तय हो सकती है। और इन सबसे बेहतर बात क्या है, देर शाम तक आपको आकस्मिक रूप से धन मिलेगा जो आपके दिन को बेहद अच्छा, बहुत सुंदर बना देगा। शुभ रंग आज के लिए नीला है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा 78%। मिथुन राशि, अगर कोई पारिवारिक डिस्प्यूट है, कोई पारिवारिक विवाद है, थोड़ी सी कोशिश करें, आज आपका पारिवारिक विवाद हल अवश्य ही होगा। नौकरी में लाभ होने की पॉसिबिलिटी भी बनती है, नौकरी में लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। किसी लंबी यात्रा के सुंदर योग भी बनते हैं। अगर आप कोशिश करें, यत्न करें, प्रयत्न करें तो किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकेंगे।
शुभ रंग इसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 81%। कर्क राशि, देखिए बेवजह की मानसिक अशांति दिखाई दे रही है और जिन चीजों को लेकर आप बहुत अपेक्षाएं जीवन में करते हैं जब वो टूट जाती हैं तो अमूमन मानसिक अशांति हो जाती है। मानसिक अशांति के योग बन रहे हैं। सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे, सेहत के मामले में जरा भी लापरवाही नहीं करेंगे। कारोबार के मामले में, व्यापार के मामले में खूब लाभ होगा, खूब फायदा होगा। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। सिंह राशि, मान सम्मान मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी, दिन बेहतर होगा, अच्छा महसूस भी करेंगे। परिवार की स्थितियों में सुधार भी होगा, परिवार की जिम्मेदारियां आज इंप्रूव कर पाएंगी, चीजों को बेहतर तरीके से आप देख पाएंगे। आपका अनुकूल स्थान परिवर्तन हो सकता है, आज फेवरेबल चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। अगर आप कोशिश करें तो आप मनचाहे जगह पर जा सकेंगे। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 88%। कन्या राशि, वर्गो, धन हानि का मामला आज दिख रहा है, पैसे की बर्बादी हो सकती है, धन का नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिए। और ऐसा लग रहा है कि परिवार के लोगों के कारण थोड़ा मन अशांत रहेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा, मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे। शुभ रंग क्रीम और भाग्य आज खूब मेहनत करवाएगा, भाग्य होगा 50%। तुला राशि, जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ बेवजह के तनाव हो सकते हैं, इससे आपको बचना है। आकस्मिक लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, तैयार रहिए इसके लिए। आज खर्च थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा, वहां पर थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा आज 71%। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, नौकरी की स्थितियों में इंप्रूवमेंट, सुधार होगा। नए कारोबार की शुरुआत भी होती हुई दिख रही है। किसी चली आ रही समस्या का अंत होने के संकेत दिख रहे हैं, कोई चली आ रही समस्या दूर होगी। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी है आपका और भाग्य है आपके पास 88%। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, स्थान परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं और आप तमाम दायित्वों को आज निभाएंगे और इस चक्कर में थोड़ा तनाव भी दिख रहा है। बेवजह क्रोध मत करिएगा, क्रोध करने से चीजें खराब होंगी। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है आपके पास 64%। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, उच्चाधिकारियों के साथ बेवजह विवाद हो सकता है, शांत रहेंगे। जीवन साथी के साथ भी विवाद करने के मूड में है, वहां भी मतभेद हो सकता है, वहां भी शांत रहिए। व्यवसाय में परिवर्तन से मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं, इसीलिए अभी परिवर्तन का मामला टाल देना ही अच्छा है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 55%। कुंभ राशि एक्वेरियस, कोई पुरानी समस्या प्रकट होगी, लेकिन बेहतरीन बात यह है कि दोपहर तक आप इसको हल भी कर लेंगे। नौकरी में मुश्किल आ सकती है, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन देर शाम तक कोई शुभ सूचना मिलने से सारी मुश्किलें एकदम से छूमंतर हो जाएंगी। शुभ रंग फिरोजी है आपका और भाग्य भी ठीक ठीक साथ निभाएगा, भाग्य होगा 69%। मीन राशि, निकट के संबंधों में सुधार होगा, रिश्ते इंप्रूव करेंगे। माता की तरफ से कोई उपहार मिल सकता है, आपका मन आज बेहद खुश होगा, बेहद प्रसन्न होगा। शुभ रंग आज लाल है और भाग्य है आपके पास 91%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ देहरादून से, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहा था। जन्म की तारीख बताइए उनकी। जन्म है उनका 1/9/85। समय बताइए। समय है जी 11:15 बजे सवेरे। कहाँ पर जन्म हुआ है? ये यूपी में हुआ। यूपी में कहाँ? बरेली में जी। पूछिए क्या प्रश्न है? ये बेटा का एक्चुअली ये करीबन जब से इसकी अभी शादी हुई है, वो मिनी नाम की लड़की है, उसके साथ हुआ था। तो दूसरा ये है कि जब से वो शादी हुई तब से इसकी शादी में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा, और दूसरा इनकी नौकरी यहाँ ट्रांसफर हुआ था, पहाड़ों पे ट्रांसफर हो गया। तो हम चाह रहे थे उसका कहीं नीचे ट्रांसफर कब होगा, कुछ पता नहीं चल रहा। कुंडलीन की तुला लग्न की बनती है
हाँ जी। और इनका जो जन्म है वो दिखाई देता है शिशिर ऋतु का। बुध उसका स्वामी है, बुध उसका अधिपति है। बुध दशम भाव में चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है। और जो लॉर्ड ऑफ मैरिज है मंगल, वो एकादश भाव में सूर्य के घर में बैठा हुआ है। तो कुंडली बेसिकली सौम्य होनी चाहिए, कुंडली बेसिकली सॉफ्ट होनी चाहिए, लेकिन कुंडली में फायर इतना ज्यादा है कि जीवन में करियर को लेके, पारिवारिक जीवन को लेके, बिहेवियर को लेके संघर्ष बहुत ज्यादा है। और वैसे भी जो जन्म है ना इनका, वो ज्यादातर जो ग्रह हैं वो अग्नि के इलाके में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष बढ़ जाना बहुत स्वाभाविक सी बात है, बहुत नेचुरल सी बात है। क्या करेंगे? देखिए, हमें सिर्फ इनके जल तत्व को बैलेंस करना है। एक ओपल नाम का रत्न पहनाएंगे, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार को धारण करवाना इनके लिए लाभकारी होगा। और दूसरा, चूंकि हमें इस कुंडली के संतुलन तत्व को बेहतर करना है, और संतुलित कौन करता है? संतुलन के देवता माने जाते हैं शिव। तो भगवान शिव की पूजा अगर ये करें, सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें, शिव चालीसा पढ़ें और साथ में ओपल पहने तो लाभ होगा। ज्योतिष कहता है जून के बाद से इनका पारिवारिक जीवन भी बेहतर होगा, इनके स्थान में परिवर्तन भी होगा, और जून के बाद से इनकी स्थितियां सुधरनी शुरू हो जाएंगी। तो चंद्रमा के समस्याओं के बारे में आपने जाना। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। क्या करेंगे? इस समय में किसी निर्धन को सफेद वस्तु का दान करेंगे। किसी भी गरीब व्यक्ति को, या मंदिर में दे आए, या गाय को खिला दें, किसी पशु को खिला दें। सफेद वस्तु, चावल है, चीनी है, दूध है, श्वेत सफेद वस्तु का दान करेंगे। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन प्रेशर में दान नहीं करेंगे कि पंडित जी ने कहा है तो दान करें। आनंद भाव से, प्रसन्न भाव से, बिना किसी दबाव के आप दान करेंगे। और शुभ पहर का समय एक बार फिर से नोट कर लें आप। शुभ पहर का जो आज का शुभ समय होगा वो होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। सरल सा काम है, कोई भी सफेद चीज, चावल है, चीनी है, दूध है, वो किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी धर्म स्थान पे दान कर देंगे। प्रसन्न मन से दान करेंगे और जिसको भी दान करेंगे उससे आशीर्वाद लेंगे। आपकी सेहत की समस्याओं में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। चंद्रमा हो या राहु, शनि हो या केतु, भगवान शिव की कृपा से हर ग्रह को आप नष्ट कर सकेंगे, हर ग्रह की समस्याओं से निपट सकेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। जहाँ तक याद आती रहेगी,